एल्कोहल बनाने की विधियां हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम एल्कोहलों के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो पहला तो यह है कि कार्बन संख्या 1 से लेकर कार्बन संख्या 11 तक के एल्कोहल रंगहीन होते हैं, कलरलेस, और तीक्ष्ण स्वाद और तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं। जैसे जैसे अणुभार में वृद्धि होती है, इनका तीखापन और गंध कम होती जाती है। जबकि 11 कार्बन से उच्चतर सदस्य मोम के समान ठोस होते हैं। और एल्कोहलों का, दूसरी बात करते हैं अपन, एल्कोहलों का स्वापक प्रभाव होता है, विषैला प्रभाव। मेथेनॉल यानी मेथिल एल्कोहल, ये तंत्रिका विष के समान कार्य करता है और थोड़ी मात्रा में सेवन कर लेने से अंधापन छा जाता है, आदमी अंधा हो जाता है। अधिक मात्रा में लेने पर मृत्यु भी हो सकती है। एथेनॉल की बात करें तो यह एक उत्तेजक पदार्थ है। जो ज्यादातर व्यक्ति वाइन का सेवन करते हैं वो एथेनॉल के रूप में ही करते हैं। ये केंद्रीय नाड़ी तंत्र के लिए अवनयक का कार्य करता है, जिससे शरीर का तापमान गिर जाता है और बेहोशी उत्पन्न होती है। तृतीयक एल्कोहलों का स्वापक प्रभाव अधिक होता है, इसीलिए इनका सम्मोहक और शामक के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे किसी को सम्मोहित कर लेना। इसी प्रकार से अणुभार में वृद्धि होने पर द्रवित एल्कोहलों का विषैला प्रभाव कम होता चला जाता है। अब अपन इनकी बात करते हैं क्वथनांकों की। एल्कोहलों में CH2 समूहों की संख्या बढ़ने के साथ, या सीधी सीधी बात करें अपन, अणुभार में वृद्धि होने के साथ अंतरा आणविक आकर्षण बल मजबूत होते जाते हैं, जिसके कारण इनके क्वथनांकों में वृद्धि होती है। और निम्नतर एल्कोहलों में, यानी कम कार्बन संख्या वाले एल्कोहलों में, ये अंतर लगभग 20 केल्विन का होता है। तो मेथिल एल्कोहल से ज्यादा क्वथनांक होगा एथिल एल्कोहल का, एथिल एल्कोहल से 1 प्रोपेनॉल का ज्यादा होगा। इस प्रकार से कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि होती जाएगी, तो इनके गलनांक क्वथनांकों के मान में वृद्धि होती है। परंतु एल्कोहलों में शाखन में वृद्धि होने के साथ, यानी शाखाएं, शाखित एल्कोहल होते हैं, शाखाओं में जितनी ज्यादा वृद्धि होगी, यानी एल्कोहल जितना ज्यादा शाखित होगा, उसका क्वथनांक उतना ही कम हो जाता है। जैसे अपन बात करें ब्यूटेनॉल, तो एक तो सीधी श्रृंखला वाला ब्यूटेनॉल हो जाएगा अपने पास, CH3 CH2 CH2OH 1 ब्यूटेनॉल। एक हो जाएगा शाखित में आइसोब्यूटेनॉल की बात अपन कर सकते हैं, तो ये आइसोब्यूटिल एल्कोहल 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल। और एक हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो इन तीनों ही एल्कोहलों के अणुभार समान है, क्योंकि तीनों में ही 4 कार्बन है और 9 हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, इसलिए अणुभार समान है। फिर भी 1 ब्यूटेनॉल का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा आइसोब्यूटिल एल्कोहल यानी 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल का, और सबसे कम क्वथनांक होगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का, यानी कि 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल का। इसका कारण यह है कि 1 ब्यूटेनॉल एक सीधी श्रृंखला वाला एल्कोहल है, तो इसका जो जिस शीशी में या जिस पात्र में इसको भरा होगा, उसमें इसके समान ही अणु होंगे, तो इसका एक अणु जब दूसरे अणु के करीब आएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा सतह से चिपका हुआ रहेगा, तो फिर अंतरा आणविक आकर्षण बल मजबूत हो गया, जिसे तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये थोड़ा शाखित हो गया, इसलिए जब दूसरा अणु इसके संपर्क में आएगा तो दोनों के संपर्क में आने वाला क्षेत्र यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाएगा, जिससे अंतरा आणविक आकर्षण बल थोड़ा कमजोर हो जाएगा, जिसे तोड़ने के लिए अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इसका क्वथनांक डाउन हो जाएगा। ये और ज्यादा शाखित है, तो इसका जब दूसरा अणु इसके करीब आएगा तो वो कम से कम सतह से चिपक पाएगा, तो वो अंतरा आणविक आकर्षण बल वहां और कमजोर हो जाएगा, जिसे तोड़ने के लिए और कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए इसका क्वथनांक इन दोनों से कम हो जाएगा। तो ये अशाखित था, सीधी श्रृंखला वाला। इसमें एक मेथिल समूह शाखा में है, तो थोड़ा शाखित होते ही क्वथनांक घट गया। इसमें 2 मेथिल समूह शाखाओं में है, तो ये अधिक शाखित होने की वजह से इसका क्वथनांक और घट गया। इस प्रकार से एल्कोहलों में शाखन में वृद्धि होने के साथ साथ क्वथनांक घटते हैं। अच्छा, एल्कोहलों की तुलना अन्य कार्बनिक यौगिकों के साथ करें
तो एल्कोहल अन्य समावेवी यौगिक यानी कि जिनके अणुसूत्र अणुभार एल्कोहलों के समान होते हैं, तो अन्य समावेवी यौगिकों में हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ईथर, एल्किल हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सबसे एल्कोहलों के क्वथनांक अधिक होते हैं, क्योंकि एल्कोहलों के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन में या तो लंदन बल वाला दुर्बल वांडरवाल या द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं, जो कि हाइड्रोजन बंध से कमजोर होते हैं। अतः समावेवी एल्कोहलों का क्वथनांक इन सभी यौगिकों से अधिक होता है। हाइड्रोजन बंध की भी अभी अपन चर्चा करेंगे। वैसे आप पिछली कक्षाओं में हाइड्रोजन बंध के बारे में काफी कुछ जानते भी हो, पढ़ भी चुके हो, लेकिन फिर से अपन एक बार और चर्चा करेंगे। तो हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण एल्कोहलों के क्वथनांक उच्च होते हैं। वैसे तो प्राथमिक और द्वितीयक एमीनों में भी हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, लेकिन एमीन में नाइट्रोजन के कारण हाइड्रोजन बंध बनता है, जबकि एल्कोहलों में ऑक्सीजन के कारण हाइड्रोजन बंध बनता है। अतः ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण एल्कोहलों के हाइड्रोजन बंध एमीनों के हाइड्रोजन बंध की अपेक्षा प्रबल होते हैं। इसीलिए अगर एमीन और एल्कोहल का अणुभार समान है, तब भी एल्कोहल का ही क्वथनांक एमीन से अधिक होगा। हाँ, कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक से एल्कोहलों के क्वथनांक कमजोर होते हैं या कम होते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्लों में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध एल्कोहलों की अपेक्षा अधिक प्रबल होते हैं। तो अभी हम हाइड्रोजन बंध के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो एल्कोहलों में हाइड्रोजन बंध क्यों होते हैं, जिसकी वजह से इनके क्वथनांक अधिक हो जाते हैं। एल्कोहल जल के अणुओं के साथ अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, और जो भी कार्बनिक यौगिक जल के अणुओं के साथ अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, वो जल के अणुओं के साथ संगुणित हो जाते हैं और जल में घुल जाते हैं। इसलिए एल्कोहल भी जल में विलयशील होते हैं। परंतु जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, यानी एल्कोहलों में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, तो हाइड्रोकार्बन भाग बड़ा होता जाता है। और चूंकि हाइड्रोकार्बन भाग जल विरोधी होता है, हाइड्रोजन बंध बनने का विरोध करता है, तो जिसके कारण फिर एल्कोहलों की जल में विलेयता घटती जाती है। तो जितने ज्यादा कार्बन वाला एल्कोहल होगा, वो जल में उतना ही कम विलयशील होगा, या जितना कम कार्बन वाला एल्कोहल होगा, वो जल में उतना अधिक विलयशील होगा। इसी कारण से उच्चतर एल्कोहल, जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 10-12 से भी ज्यादा होती है, वो बिल्कुल जल में अविलय होते हैं, क्योंकि जल प्रतिकर्षीय बड़ा हाइड्रोकार्बन भाग के कारण वो जल के साथ अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते, इसलिए जल में अविलय हो जाते हैं। मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल की बात करें तो मेथिल एल्कोहल में एल्किल समूह के रूप में मेथिल समूह है, जबकि एथिल एल्कोहल में एल्किल समूह के रूप में एथिल समूह है। मेथिल समूह का आकार एथिल समूह की अपेक्षा छोटा होता है, अतः मेथिल समूह हाइड्रोजन बंध बनने का कम विरोध करेगा, यानी मेथिल एल्कोहल जल के साथ अधिक प्रबलता से हाइड्रोजन बंध बनाएगा, जबकि एथिल एल्कोहल जल के साथ उसकी अपेक्षा थोड़ा कम प्रबलता से हाइड्रोजन बंध बनाएगा। इसीलिए मेथिल एल्कोहल जल में अधिक विलय होता है और उसकी अपेक्षा एथिल एल्कोहल थोड़ा कम। फिर 1 प्रोपेनॉल, इसमें हाइड्रोकार्बन भाग और बड़ा हो गया, तो हाइड्रोजन बंध बनने की गुंजाइश और डाउन हो गई, यानी हाइड्रोजन बंध बनने की प्रक्रिया में कमी आएगी, हाइड्रोजन बंध थोड़ा कमजोर बनेगा, तो जल में विलयता और घटेगी। इस प्रकार से एल्कोहलों में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति घटती है और जल में विलयता घटती है। अब चूंकि सभी कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं, क्योंकि समान समान को बोलते हैं, तो एल्कोहल खुद एक कार्बनिक यौगिक है, तो ये भी कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि में विलयशील होते हैं। इसलिए निम्नतर एल्कोहल जल और कार्बनिक विलायक दोनों में विलयशील होते हैं, जबकि उच्चतर एल्कोहल जल में अविलय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं हाइड्रोजन बंध की। यदि किसी यौगिक के अणु में हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणी परमाणु में 3 परमाणु होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और इसके बाद चौथे नंबर पर क्लोरीन का नंबर आता है। तो कभी कभी क्लोरीन भी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, अगर ये इनमें से कोई भी उच्च विद्युत ऋणी तत्व किसी अणु में हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है, तो उस बंध के जो साझेगा इलेक्ट्रॉन युग्म है, पार्टनरशिप पैर,
वो उच्च विद्युत ऋणता वाले परमाणु के पास चला जाएगा, यानी कम विद्युत ऋणता वाला परमाणु जो कि हाइड्रोजन है उससे दूर हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप उच्च विद्युत ऋणता वाले परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार अणु में उच्च विद्युत ऋणी तत्व से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु आंशिक धनावेशित होता है, तो ये उसी यौगिक के दूसरे अणु या किसी अन्य अणु के उच्च विद्युत ऋणी परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा उस दूसरे अणु के उच्च विद्युत ऋणी परमाणु द्वारा आकर्षित भी होता है। इस प्रकार से एक अणु के उच्च विद्युत ऋणी तत्व से जुड़े हाइड्रोजन और दूसरे अणु के, चाहे वो अणु उसी यौगिक का हो या किसी अन्य यौगिक का हो, तो दूसरे अणु के उच्च विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। इसे ही हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे अपन एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहलों में ROH, अब ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है, तो इस बंध का जो पार्टनरशिप पेयर है साझेगा इलेक्ट्रॉन यौगिक, वो ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनावेश हो जाएगा। एल्कोहल का ये दूसरा अणु है, इसमें भी पार्टनरशिप पेयर ऑक्सीजन के करीब आ जाता है और हाइड्रोजन से दूर हो जाता है। तो इस एक अणु का जो हाइड्रोजन है उच्च विद्युत ऋणी तत्व से जुड़ा हुआ, ये दूसरे अणु के उच्च विद्युत ऋणी तत्व को आकर्षित भी करेगा और उसके द्वारा आकर्षित भी होगा। इस प्रकार एक अणु के अधिक विद्युत ऋणी तत्व से जुड़े हाइड्रोजन और दूसरे अणु के उच्च विद्युत ऋणी तत्व के मध्य एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, इसे ही हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन बंध के द्वारा एल्कोहलों के अनेक अणु परस्पर समगुणित होते चले जाते हैं, यानी जुड़ते चले जाते हैं, और ये हाइड्रोजन बंधों की ऊर्जा 3 से 10 किलो कैलोरी प्रति जूल प्रति मोल होती है, जो कि वांडर वाल बलों से बहुत अधिक होती है। हालांकि सहसंयोजक बंध की अपेक्षा तो बहुत कमजोर है, लेकिन सहसंयोजक बंध अणुओं के मध्य नहीं पाए जाते। अणुओं के मध्य या तो वांडर वाल होते हैं या हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की जो 3 से 10 किलो जूल प्रति मोल बंध ऊर्जा है, ये वांडर वाल बलों की अपेक्षा काफी अधिक है। अतः हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने के लिए वांडर वाल बलों की अपेक्षा उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए जिन यौगिकों में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं उनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। तो अपन हाइड्रोजन बंध को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी अणु में अधिक विद्युत ऋणी तत्व, जो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन या कभी कभी क्लोरीन भी हो सकता है, तो अधिक विद्युत ऋणी तत्व से जुड़े धन आवेशित हाइड्रोजन तथा दूसरे अणु के अधिक विद्युत ऋणी तत्व के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल को हाइड्रोजन बंध कहते हैं, जो अणुओं के मध्य एक प्रबल बंध होता है। हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध और अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। अंतरा यानी कि दो अणुओं के बीच के अंतर का, तो ये दो अलग अलग अणुओं के मध्य जो हाइड्रोजन बंध होता है, ये दोनों अणु एक ही यौगिक के भी हो सकते हैं और दो अलग अलग यौगिकों के भी हो सकते हैं, लेकिन दो अलग अलग अणु होने चाहिए, चाहे वो एक समान अणु हो या अलग अलग प्रकार के हो। तो दो अलग अलग अणुओं के मध्य बनने वाला बंध अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। जैसे अभी अभी अपन ने एल्कोहल की बात की थी, तो एल्कोहल में ये अपना हो गया ROH एक अणु, और ये एल्कोहल का ही दूसरा अणु, तो ये दोनों अणु एल्कोहल के ही हैं, लेकिन दो अलग अलग अणु है, तो इनके मध्य बनने वाला बंध अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध कहलाएगा ROH। तो इस प्रकार से एल्कोहल के अलग अलग अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनते चले जाते हैं, यानी कि एल्कोहल के अणु अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंधों के द्वारा संगुणित होते जाते हैं। जल में भी ये जल का एक अणु और ये जल का दूसरा अणु और ये जल का तीसरा अणु, ये जल का चौथा अणु, और इस प्रकार से ये अणु आपस में हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो जल में भी अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणन पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH, और ये दो अणु आपस में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के द्वारा संगुणित हो गए, इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल डाइमर के रूप में पाए जाते हैं, द्विलक के रूप में। तो इनका जब अपन अणुभार निकालते हैं तो चूंकि दो अणु साथ में जुड़े हुए हैं तो प्रायोगिक रूप से निकालेंगे, तो एक साथ ही दो अणुओं का निकल कर आएगा,
तो इनके अणुभार वास्तविक अणुभार की अपेक्षा दुगने प्राप्त होते हैं, वो हाइड्रोजन बंध के कारण ही प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के बंधों को अपन अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो ये एक समान प्रकार के मध्य अणुओं के मध्य अपन हाइड्रोजन बंध देखे हैं। दो अलग अलग यौगिकों के अणुओं के मध्य भी हाइड्रोजन बंध बन सकते हैं। जैसे एल्कोहल को जल में मिलाएंगे तो ये एल्कोहल का अणु ROH, फिर ये जल का अणु HOH, फिर ये ROH, फिर HOH। तो यहाँ दो अलग अलग यौगिकों के अणु हैं, तो इनके मध्य भी हाइड्रोजन बंध बनेगा। तो ये भी अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध है। तो कुल मिलाकर दो अलग अलग प्रकार के यौगिकों के अणुओं के मध्य या एक ही यौगिक के दो अलग अलग अणुओं के मध्य बनने वाला बंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। दूसरा होता है अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। ये क्या है कि एक ही अणु के अधिक विद्युत ऋणी तत्व ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और उसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु के मध्य बनता है। यानी ये एक ही अणु तक सीमित रहता है, एक ही अणु के अंदर रहता है, इसलिए इसे हम अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। अब ऑर्थोक्लोरोफिनॉल में ऑर्थो स्थिति 1,2 स्थिति है, ये फिनॉल और ये क्लोरो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु एक तरफ तो उच्च विद्युत ऋणी तत्व ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ इसके पास एक और उच्च विद्युत ऋणी तत्व क्लोरीन है। इस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर धन आवेश आने की वजह से ये पड़ोसी क्लोरीन के और इसके मध्य एक आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। चूंकि यहाँ दूसरा कोई अणु नहीं है, एक ही अणु में इस प्रकार का आकर्षण उत्पन्न हो गया है, इसलिए इसे हम अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध कहेंगे। इसी प्रकार से सिलिसिल एल्डिहाइड, जिसमें ऑर्थो स्थिति पर OH और CHO समूह होते हैं, ये OH और ये CHO। तो यहाँ हाइड्रोजन इधर तो उच्च विद्युत ऋणी तत्व ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और इसके पास में दूसरा उच्च विद्युत ऋणी तत्व ऑक्सीजन आ गया, तो इनके मध्य भी आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। तो ये भी एक अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की अगर अपन बात करें तो ये ऑर्थो स्थिति पर OH और ये नाइट्रो। तो हाइड्रोजन इधर उच्च विद्युत ऋणी तत्व ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और पड़ोस में एक और उच्च विद्युत ऋणी तत्व ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। इस वजह से इसको भी अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो जब एक ही अणु के उच्च विद्युत ऋणी तत्व ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन तथा उसी अणु के हाइड्रोजन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, तो इस प्रकार के बंध को अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब हाइड्रोजन बंधों का यौगिकों के गुणों पर काफी प्रभाव पड़ता है। अभी अपन ने थोड़ी देर बाद पहले बात की थी कि एल्कोहल के क्वथना समावेशी हाइड्रोकार्बनों, एल्किल हैलाइडों, ईथरों, एल्डिहाइड, कीटोन इन सबसे अधिक होते हैं। उसका कारण यही है कि हाइड्रोकार्बनों, एल्किल हैलाइडों, ईथरों, एल्डिहाइड, कीटोनों में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध नहीं होते। या तो अध्रुवीय सहसंयोजक बंध या लंडन बल जो सबसे कमजोर होता है, या द्विध्रुव आकर्षण बल यानी केवल वांडरवाल बल पाए जाते हैं। जबकि एल्कोहलों के अणुओं में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं जो काफी ज्यादा प्रबल है, जिन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण से एल्कोहलों के क्वथना बिना हाइड्रोजन बंध युक्त यौगिकों के, समावेशी यौगिकों के क्वथनांकों की अपेक्षा अधिक होते हैं। एल्कोहल जल में घुल जाते हैं, जबकि अधिकांश कार्बनिक यौगिक जल में नहीं घुलते। तो एल्कोहल जल के अणुओं के साथ अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जब इसीलिए जल में घुल जाते हैं। जबकि अधिकांश कार्बनिक यौगिक जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते, इसलिए वो जल में नहीं घुलते। हाँ, एमिनो में भी हाइड्रोजन बंध होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों में भी हाइड्रोजन बंध होते हैं, तो ये भी जल में घुल जाते हैं। लेकिन फिलहाल अपन बात केवल एल्कोहलों की करेंगे। तो जैसे जैसे एल्कोहलों का अणुभार बढ़ेगा यानी उनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, तो एल्किल समूह के आकार में वृद्धि होगी और आकार में वृद्धि होने के साथ जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति में कमी आएगी। हाइड्रोजन बंध कम बनेगा, कमजोर बनेगा, तो फिर जल में विलेयता भी घट जाएगी। अब अपन बात करते हैं अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध का प्रभाव क्या पड़ेगा। अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध में इस प्रकार से वलय बनने की गुंजाइश बनती है। वलय यानी चक्र, कीलेशन जिसको अपन बोलते हैं। और कीलेशन की वजह से एक अणु क्लोज हो गया तो दूसरा अणु भी क्लोज होगा और दो अणुओं के मध्य आकर्षण कमजोर से कमजोर हो जाएगा या नगण्य हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि इस अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मध्य
से तो आकर्षण प्रबल हो गया, पर इसकी वजह से ये वलयबन की किलेशन हो गया, इसलिए ये एक अणु इसी के जैसे दूसरे अणु के साथ दुर्बलता से बंधा होगा। तो अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधों के कारण किलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से अंतरा आणविक आकर्षण बल कमजोर हो जाते हैं और फलस्वरूप क्वथनांक घट जाते हैं। तो अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाएंगे तो वहां यौगिकों के अणुओं के क्वथनांक बढ़ जाते हैं, जबकि अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाने के कारण किलेशन होता है, जिसकी वजह से क्वथनांक घट जाते हैं। इसी कारण से ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है या सैलिसिल एल्डिहाइड है या ऑर्थो क्लोरोफिनॉल है, इन यौगिकों के द्रवणांक कम होते हैं और ये वाष्पशील द्रव के रूप में पाए जाते हैं, जो बहुत शीघ्रता से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये एल्कोहलों के भौतिक गुण हुए। अब अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। थैंक्स।